साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 19 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 20वां अध्याय, जलमंडल। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29 अर्थात 29.1% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71 अर्थात 70.9% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है, यानी 2/3 हिस्सा पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है, बाकी का 1/3 हिस्सा स्थल है। अब ये किलोमीटर में कितना है आप पढ़ लो। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं, यानी सबसे ज्यादा पानी महासागर पर है। पृथ्वी पर प्रमुख सागरों की संख्या 5 है। अब 5 प्रमुख सागर कौन कौन से? क्षेत्रफल के आधार पर इन प्रमुख सागरों का अवरोही क्रम इस प्रकार, अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम। तो नंबर 1 यानी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये 2 हिस्सों में बटा है, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, ये भी उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित है। तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, जो हमारे देश के नीचे साइड में है। चौथे नंबर पर दक्षिणी सागर और 5वें नंबर पर आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर मतलब उत्तरी ध्रुव के आसपास का एरिया। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरीय नितल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है। यानी हम पृथ्वी पर जो देखते हैं उच्चावच संबंधी विविधताएं कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, समुद्र के अंदर उससे कहीं ज्यादा विविधताएं उपलब्ध हैं। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चता मितीय वक्र या उच्चतादर्शी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब उच्चता मिति वक्र आपको यहाँ दिया है इन्होंने, इसको समझो। इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके क्षेत्रफल को अगर हम संख्यात्मक मान में यहाँ से लेके यहाँ तक मान लें, ये हमारी पृथ्वी है, तो अब इसको अनुपातिक रूप में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्थल है और यहाँ से यहाँ तक जल है। ये 2/3 हिस्सा हुआ, इधर 1/3 हुआ पूरे पृथ्वी का। अब इसके बाद ऊंचाई और गहराई देखो, यहाँ से ऊपर को ऊंचाई किलोमीटर में, ये 8 दिख रहा है। उच्च पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848। वही चीज दिखाई गई है इन्होंने यहाँ। ये इन्होंने कहा औसत ऊंचाई है स्थल की। इस साइड इन्होंने दिखाया यहाँ सागर के बारे में। सागर की गहराई सर्वाधिक इन्होंने यहाँ दिखा दी, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। और ये कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, ध्यान है। अब स्थल के अंदर इन्होंने दिखाया महाद्वीपीय मग्न तट, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। महाद्वीपीय ढाल, गहरा सागरीय मैदान, और ये रहा सागर तल। अच्छा, ये जो सागर तल है, सुना होगा नाम। यहाँ पर एक होती है डेटम लाइन। अब डेटम लाइन के बाद आप ये समझो कि यहाँ ज्वार भाटे आते रहते हैं। ज्वार के समय समुद्र का जल ऊपर उठ जाता है, भाटे के समय नीचे उठ जाता है। इन चीजों में क्या संबंध है, इसको आप विस्तार से पढ़िएगा, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम खर्च होगा। आगे इन्होंने डिटेल दिया। उच्चता मितीय वक्र के आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से सागर की नितल गहराई तक के मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, आप इनके नाम इंग्लिश में भी याद रखो, जैसे इन्होंने ये दिए हैं रिलीफ जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल ट्रेंच एंड डीप। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसी को देवनागरी लिपि में लिख देते हैं। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, हिंदी ही पढ़ा है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने दूसरा दिया महाद्वीपीय ढाल। पहला महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय ढाल, इसको कहा कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद गहरा सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन, और महासागरीय खाई एवं गर्त, यानी ओशियानिक ट्रेंच एंड डीप। अब जो महासागर का नितल है, गहराई में जो उसके उच्चावच हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ ये देखो चित्र में दिया महासागरीय तल के उच्चावच। ये हमारा सी लेवल है, समुद्र तल लिखा है इन्होंने। अब ये हमारा कॉन्टिनेंट के नीचे और सी के लेवल वाली एरिया है, इसको कहा इन्होंने महाद्वीपीय मग्न तट
यानी ये समुद्र का तट जो महाद्वीप और समुद्र का मिलन बिंदु है, भूमि स्थल है, लेकिन पानी में डूबा हुआ, यानी छिछला सागर। इसके बाद इन्होंने कहा महाद्वीपीय ढाल, यहाँ महासागरीय नीतल मैदान, और ये है ग्वाट और कटक। ग्वाट थोड़ा राउंड किया हुआ होता है, कटक पहाड़ जैसा होता है। ज्वालामुखी द्वीप, यानी समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी पर्वत है जिससे लावा बाहर निकल रहा है, यानी मैग्मा बाहर निकल के लावा के रूप में जमा होगा, तो ये जब समुद्र तल के ऊपर दिखाई देगा तो ये ज्वालामुखी द्वीप बन जाएगा। और ऐसे ही अगर समुद्र के नीचे को अगर ये है गड्ढा जैसा, तो इसको कहा इन्होंने गर्त। और अगर कोई भ्रंश जैसा है तो ऊपर इन्होंने कहा महासागरीय कटक और नीचे केंद्रीय भ्रंश। ऊपर से देखेंगे कटक, नीचे भ्रंश जैसा। अब इसके बारे में डिटेल नीचे दिया। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस पर जल की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो मग्न तट की कंडीशन आप याद करो, कभी कभी प्रश्न में यही चीजें पूछ लेता है, ढाल कितना है, गहराई कितनी है। तो बहुत ही मंद ढाल है, 1 डिग्री से 3 डिग्री, गहराई भी कमी है, 100 से 200 मीटर। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, यानी ढाल ज्यादा होगा यहाँ, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन है। सबसे विस्तृत, सबसे ज्यादा फैले हुए यही हैं गहरे सागरीय मैदान। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है, यानी 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक। ये मैदान सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तथा हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं, तो आप इनकी विशालता का अनुमान लगा सकते हो। गहरे सागरीय मैदान कुल सागरीय क्षेत्र के लगभग 76% भाग में फैले हैं, यानी हमारे यहाँ जितना समुद्र है उसके 76% भाग पर सागरीय मैदान है। महासागरीय गर्त, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरे खाई एवं गर्त देखने को मिलते हैं, जैसे चैलेंजर गर्त या मैरियाना खाई, टोंगा खाई, क्यूराइल खाई इत्यादि। महासागरीय नीतल के अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण हैं कटक, रिज, समुद्री पर्वत, ग्वाट। अब ग्वाट क्या है, समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत है, ये समुद्री पर्वत ही लेकिन इनका शीर्ष समतल है, यानी राउंड किया हुआ है। कैनियन, विभंग, इन चीजों को आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ये है क्या क्या, तब अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार से अनेक द्वीप, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि जलमग्न लक्षणों की विविधता को और बढ़ाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। उत्तर में जान मायन से दक्षिण में बोवेड द्वीप तक एस अक्षर के आकार में लगभग 16,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मध्य अटलांटिक कटक एस आकार का है और बहुत लंबा है, 16,000 किलोमीटर। 90 ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक एवं इसके समानांतर फैला ये कटक लगभग 5,000 किलोमीटर लंबा है। तो 90 डिग्री देशांतर के समानांतर फैला हुआ है, इसलिए इसको 90 डिग्री ईस्ट रिज कह दिया। 90 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्वी, और ये पूर्वी कहाँ से जाएगी, हमारे प्यारे भारत का मानक समय याद है क्या है, 82.5, 82.5 के अगल बगल ही होगा। अब हमारे प्यारे भारत के नीचे समुद्र कौन सा है, हिंद महासागर, तो ये हिंद महासागर में है 90 डिग्री ईस्ट रीज। इसका विस्तार लगभग 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, ये अक्षांश का दिया है इन्होंने। इसकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है। मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहां पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर हो जाती है। इस भाग को लाकाद्वीप चैगोस के नाम से जाना जाता है। इस कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है तथा भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य इसका नाम चैगोस सेंट पॉल कटक हो जाता है। जहां से कटक सागर के ऊपर आ गए हैं वहां कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रम से लक्षद्वीप, मालदीव, देखो लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम,
इले, सेंट पॉल, केरगुएलन आदि द्वीप पाए जाते हैं। डेल्टम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेल्टम लाइन वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे समुद्र तल से ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई लेते हैं, वही चीज है डेल्टम लाइन। यहाँ एक चीज आप और समझ सकते हो डेल्टम लाइन के बारे में, कि जो ज्वार और भाटा है उसका जो औसत है, क्योंकि ज्वार के समय पानी ऊपर चढ़ जाता है, भाटे के समय नीचे चला जाता है, उसका औसत जो है वो डेल्टम रेखा है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक सागर की तली है। आर्कटिक सागर की तली और कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैरियाना ट्रेंच की तली की केंद्र से दूरी 6,366 किलोमीटर है, यानी ये उत्तरी ध्रुव वाला उससे भी कम है। विश्व में कुल जल का लगभग 96.5% खारा जल के रूप में सागरों में है। देखो कितना सा जल हमें पीने के लिए मिल पाएगा। 96.5% खारा जल के रूप में महासागरों में है, तथा 0.9% अन्य लवणीय जल है। आलवण जल के यानी मीठे जल के कुल 2.5% में से 1.7% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। यानी हमारा खारे जल के बाद जो मीठा जल बचा 2.5%, उस 2.5% में से 1.7% हमारा ग्लेशियर और पोल पर है। इस प्रकार उपयोग के लिए आलवण जल की कुल मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त हो पाता है। आलवण जल की कुल मात्रा का जो ये 2.5% था, इसका 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। तो जो हमारा मीठा जल है उसका 68.7 तो हमारा ग्लेशियर और पोल पर हो गया, 30% भूमिगत हो गया, मोटे मोटे यही है। उसके बाद तो बहुत कम है मात्रा में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1.3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब है उसका 1/3 या 0। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक दबाव के बीच पाया जाता है, यानी जो केशिका जल है उसका प्रेशर ज्यादा है। आगे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई पर मापा जाता है। बिल्कुल सही कहा इनने, 26 डिग्री पर मापते हैं इसे। जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ये 129 नहीं है, बहुत कम है, ये 50-60 के आसपास है। ये गलत बोल रहे हैं, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा है OMT, जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे ये निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। हाँ ये सही है, इसके लिए करते हैं इसको, यानी दूसरा सही है, पहला गलत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी। महासागर औसत तापमान OMT मानसून के अनुमान के लिए समुद्र के सतह के तापमान की तुलना में अधिक दक्ष है। 14 अगस्त 2018 को नेचर पत्रिका में प्रसारित शोध के अनुसार हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से मार्च महीने में 26 डिग्री समताप रेखा गुजरती है। इससे महासागर के औसत तापमान की गणना होती है। इस तापमान से अन्य दिनों में परिवर्तनता के आधार पर मानसून में वर्षा की मात्रा का अनुमान अधिक सटीकता से लगाया जाता है। देखो 59 निकला, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एक औसत याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। पानी से ढका है मतलब पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है, 2/3 हिस्से पर है, ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। प्रश्न 3, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। तो ये वाटर शेड का काम है, यानी जल विभाजक, ऑप्शन बी। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडार करती है
पानी छोड़ती है उसे जल विभाजक अर्थात वाटरशेड कहते हैं। प्रश्न 4, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, सबसे निकट कौन सा था? उत्तरी ध्रुव की तरफ था। ऑप्शन ए में ही दिया, देखो उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली लगभग 4 किलोमीटर गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6,353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न 5, डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। डेटम रेखा वह रेखा होती है जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाई और गहराइयों की माप की जाती है। कभी कभी यहाँ ये भी बोल देते हैं कि ज्वार और भाटे की जो बीच की औसत है वो डेटम रेखा है। तो अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो वो भी सही माना जाएगा। प्रश्न 6, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा महासागर है सबसे बड़ा? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, प्रशांत? ये प्रशांत है सबसे बड़ा, ऑप्शन सी। प्रश्न 7, 64,000 किलोमीटर लंबा। अब हम 2 किलो 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता है, और ये हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक है। तो ये सागरों के अंदर अंदर बीच में होकर गुजर रहा है, तो मध्य वाला यानी मध्य लगा दो इसे, है कहीं? ये डी में दिया, देखो मध्य महासागरीय कटक, इसकी बात कर रहे हैं। डिटेल दिया है। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियन रिज ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,390 मील या लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न 8, 90 ईस्ट रेज 90 डिग्री पूर्व रेज, तो 90 डिग्री कहाँ था? हमारे भारत के नीचे। नीचे क्या है? हिंद महासागर, ऑप्शन डी। प्रश्न 9, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। 1/3, 1.25, 5, 15। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 माने तो 1 से कम क्या हुआ? ए 1/3। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम के तनाव पर स्थित होता है। केस का जल का इन्होंने बोला 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक तनाव के बीच पाया जाता है। इसको समझने के थोड़ा सा ये समझो कि अगर हमारे पास 2 बर्तनों में पानी भरा है और उन बर्तनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, तो जिस बर्तन में ऊपर से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होगा उससे पानी कम प्रेशर वाले बर्तन की तरफ जाएगा। तो अब अगर इसको पृथ्वी पर लागू करें तो भूमि के अंदर जो जल है वो स्वतः ऊपर नहीं आता, अंदर ही रहता है, यानी वायु दाब ज़्यादा है, नीचे का दाब कम है। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा आर्टिजन वेल, वहां तो पानी भूमि से अपने आप निकलता है। तो आप कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि आपने निकलते हुए देखा आर्टिजन वेल से पानी। तो जो आर्टिजन वेल है वो केशिकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। अब केशिकत्व का सिद्धांत क्या है, ये साइंस का विषय है। उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो हो सकता है किसी की समझ में आए, किसी की समझ में ना आए। तो मैं सलाह ये दूंगा कि केशिकत्व का सिद्धांत या केशिका का सिद्धांत जो यहाँ लिया है, देखो केशिका जल, ये आप स्वयं अलग से पढ़ लीजिएगा। समझ में ना आए तो बताइएगा, मैं पुनः कोशिश करूंगा समझाने की। तो केशिका के अंदर जो पानी है वहां अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, या अंदर ज्यादा होता है बाहर कम होता है? सोचो कब कैसी स्थिति होगी जो पानी अंदर से बाहर को आ जाए? भाई बाहर प्रेशर कम होगा, अंदर ज्यादा होगा, तभी तो अंदर का प्रेशर उसे बाहर को धकेलेगा, तभी तो पानी बाहर आएगा। यानी जो आर्टिजन वेल है वहां केशिकत्व का सिद्धांत लगता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए वो पानी ऊपर आ जाता है। वही चीज इन्होंने यहाँ कही 1/3 से लेके 31 तक। तो वायुमंडलीय दबाव 1 हुआ और ये कहाँ तक है? देखो 31, है ना, कितना ज्यादा है 1 से। नेक्स्ट प्रश्न 10, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ये सही है या नहीं? जो हमने अभी सिस्टम पढ़ा जल का उसमें क्या था, जो हमारा मीठा जल है सबसे ज्यादा कहाँ था? ग्लेशियर और पोल, ध्रुव, वहीं पर तो था। दूसरे नंबर पे क्या था? भूमिगत।
उसके बाद अन्य थे। और इनने क्या कह दिया, भूमि से भूवत से नदियों में ज्यादा, उल्टा बोल दिया भाई, गलत है ये। दूसरा, ध्रुवीय हिमाच्छद और हिमनदों में यानी ग्लेशियरों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। हाँ बिल्कुल सही, वहां 68 था, यहाँ 30 था। ये 68 वाला है, ये 30 वाला है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है यानी बी। कुल जल का लगभग 96.5% खारा जल के रूप में सागरों में तथा 0.9% अन्य लवणीय जल। ये तो खारा हो गया, हमारे मतलब का नहीं है। अलवणीय मृदु जल के 2.5% में से 1.7% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ। ये देखो, ये है मीठा पानी। और ये हिमनद ध्रुवीय कहाँ है, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में। ये बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। ये गर्मी के मौसम में धीरे धीरे पिघल के नदियों के माध्यम से आता है। जब तक ये वहां उपस्थित है हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर है और ठंडा एरिया है। इस प्रकार उपयोग के लिए आलवण जल यानी मीठे जल के कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम प्राप्त होता है। आलवण जल की कुल मात्रा, जो ये 2.5% की बात कर रहे थे, ये वाला 2.5%, इसी के लिए बोला 2.5% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में। तो ये बर्फ के रूप में मिलेगा कहाँ, हिमनदों पे और ध्रुव पे। जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में। 68 पहले नंबर पे, 30 दूसरे नंबर पे। अब 68 कहाँ है, ग्लेशियर वाला, और 30 कहाँ है, ये हमारा भूमिगत जल है यानी ग्राउंड वाटर। 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूपों में। अब ये इन्होंने कहा सतही जल, तो नदियां तो सतही जल में आएंगी, कितना सा है, मात्र 0.3%, कितना कम है नदियों में पानी। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध आलवण जल, मीठा जल, कुल प्राप्त जल की मात्रा के 1% से भी कम है। बिल्कुल सही बात, सही कहा इन्होंने। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल आलवण अर्थात मीठे जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक हिमनदों से आबद्ध है। नहीं, ये 95 नहीं, 68.7 था, यानी दूसरा पॉइंट गलत, केवल एक सही। डिटेल ऊपर वाले प्रश्न का देखने के लिए बोला इन्होंने। प्रश्न 12, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, हमारे ग्रह मतलब पृथ्वी पर मीठे जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है, नदियों में, झीलों में, महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदियों में, भूमिगत जल। ये हमारा क्या है, बर्फ वाला ही तो है सबसे ज्यादा, 68.7, ऑप्शन सी। प्रश्न 13, पृथ्वी पर अधिकांश आलवण जल अर्थात मीठा जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग, तो पहले नंबर तो इन्होंने खुद ही यहाँ कह दिया हिमनद वाला, दूसरा कौन सा था, ग्राउंड वाटर है कहीं, ऑप्शन सी, भूमिगत जल के रूप में। प्रश्न 14, महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग, तो महासागर के तल का सबसे विस्तृत भाग क्या था, नीचे मैदान, कौन सा, गहरे मैदान, गहरे सागरीय मैदान, ऑप्शन बी। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन है। इन वितलीय मैदानों की गहराई 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, नहीं यार, हिंद में नहीं है, ये वो है अटलांटिक में, पहला ही गलत है और गलत ही ढूंढना था हमें, बाकी सही है। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, अतः विकल्प ए में समूहन सही नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।